पत्रकार परिषद सुरू आहे, थेट जाऊया. चाहेंगे कि जैसे अगर हम देखें कि हमारे देश में करीब 87.89% नेशनल एवरेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स कवर हो चुके हैं फर्स्ट डोज के द्वारा, तो उसमें कई स्टेट्स ऐसी है जिन्होंने 90% से भी ज्यादा अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी है, जिसमें कि मुख्यतः अगर हम देखें तो पाते हैं कि झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसी तरह से ये स्टेट्स हैं जो 12 स्टेट्स हैं जिन्होंने 90% से भी ज्यादा अपने हेल्थ केयर वर्कर को फर्स्ट डोज दे दी है. इसी के साथ जिन स्टेट से हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, वह 10 स्टेट जहां पर कि 75% से भी कम फर्स्ट डोज हेल्थ केयर वर्कर्स को दी गई है, जिसमें कि नागालैंड, चंडीगढ़, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, तेलंगाना जैसी स्टेट्स आती हैं. हम उस स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. साथ ही अगर हम देखें तो फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिनको कि हमने देश में करीब 79.18% के करीब अब तक कवर कर लिया है फर्स्ट डोज के द्वारा, तो 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 80% से भी ज्यादा हमारे फ्रंटलाइन वर्कर को हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं, जिसमें मुख्यतः दादरा एंड नागर हवेली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं. साथ ही करीब 7 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 65% से कम फ्रंटलाइन वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी गई है, जिसमें मुख्यतः गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और तेलंगाना जैसी स्टेट्स हैं. साथ ही एक हमारा जो प्रायोरिटी एज ग्रुप है पीपल अबव 60 इयर्स ऑफ एज, तो जिसमें कि हम 50% से अधिक लोगों को जो हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन है उसको कवर कर चुके हैं. तो जहां एक स्थाई पर हमारा नेशनल एवरेज 36.1% है, उसके अगेंस्ट कई स्टेट्स ऐसी है जहां पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, जिसमें कि हम मुख्यतः हाईलाइट करना चाहेंगे लद्दाख, सिक्किम, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि अधिक परसेंटेज में 60+ लोगों को कवर किया गया है. डियर कुलीग्स, एक मेजर चैलेंज हम लोगों के सामने है, वह यह है कि आज हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपना फोकस्ड अटेंशन कोविड मैनेजमेंट पर जिस तरह से कि हम पिछले 1 साल 3 महीने से लगाते आए हैं, उसी को हमें कंटिन्यू रखना है, रिन्यूड विगर के साथ काम करना है, जिसमें कि हमारे मेन 5 अप्रोचेज रही हैं, जो कि अगर हम देखें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. आज जरूरत है कि हम इस अपनी अप्रोच को फील्ड में लागू करते समय 3 मुख्य गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर अपना फोकस बनाए रखें, जिसमें हम लोग हाईलाइट करना चाहेंगे मुख्यतः कंटेनमेंट, सेकंड क्लिनिकल मैनेजमेंट, थर्ड कम्युनिटी एंगेजमेंट. कंटेनमेंट के विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में ये लाना चाहेंगे कि अन्य बीमारियों के मुकाबले अगर हम देखें तो कोविड का जो वायरस है वह ह्यूमन होस्ट में ही रहता है, वह किसी इंटरमीडिएट होस्ट में नहीं जाता है. तो जिससे हमें पता लगता है कि अगर हमने उस ह्यूमन होस्ट को आइसोलेट प्रॉपरली किया तब हम इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक पाएंगे. तो आज जरूरी है कि जब देश में कई प्रांतों में, कई स्टेट्स में हायर सर्ज नोटिस किया जा रहा है, तो हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए अननेसेसरी मूवमेंट को रेगुलेट करें, कंट्रोल करें, कोऑर्डिनेट करें. साथ ही जरूरी है कि हम स्प्रेड को रोकने के लिए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने जीवन में समाहित करते हुए हर समय उसका प्रयास करें. जरूरी है किसी भी इंफेक्शियस डिजीज के मैनेजमेंट के लिए कि हम उस डिजीज को टाइम पर आइडेंटिफाई करें. कोविड भी ऐसी एक बीमारी है जिसको अगर हमने समय पर आइडेंटिफाई कर लिया तो यह सीरियस बीमारी के रूप में कन्वर्ट नहीं होगी और पेशेंट माइल्ड और मॉडरेट लेवल पर ही हम उसको कंट्रोल कर उसको ढंग से ट्रीटमेंट दे पाते हैं. तो इसके लिए जरूरी है कि आज हम कोशिश करें कि अपने कंटेनमेंट के एफर्ट्स के साथ ही हम जब भी किसी हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सिम्टम अगर नोटिस होता है तो वह तुरंत से तुरंत उसका टेस्ट कराएं. टेस्ट का रिजल्ट आने में अगर 24 घंटे या उससे अधिक समय भी लगता है तो यह मानते हुए कि मुझे कुछ सिम्टम्स है, मुझे दूसरे लोगों से, अपने परिवार के लोगों से एक आइसोलेशन रखना है, एक डिस्टेंस बना के रखना है जब तक मेरा टेस्ट रिजल्ट नहीं आता, और साथ ही मैं रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेता रहूं, उसकी भी आज हमारे लिए जरूरत है कि हम उसको ढंग से इंप्लीमेंट करें. दूसरा मेजर फोकस है क्लिनिकल मैनेजमेंट. आज हम देख रहे हैं कि यथासंभव प्रयत्न करते हुए भी हम पाते हैं कि कुछ प्रांतों में हमारे ऐसी सिचुएशन भी पैदा हो रही है कि जहां पर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रेस क्रिएट हो रही है. तो उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ मुख्य अंशों का स्पेसिफिकली पालन करें. जैसे हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरत है कि हम जितने भी हमारे होम आइसोलेशन केसेस हैं हम उनको मॉनिटर करें. होम आइसोलेशन केसेस की मॉनिटरिंग करते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि
जो व्यक्ति पॉजिटिव होकर होम आइसोलेशन में है वह प्रॉपर आइसोलेशन में रहे ताकि उसके परिवार के और सदस्यों को इन्फेक्शन ना फैले। होम आइसोलेशन से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इश्यू की गई गाइडलाइंस का 100% पालन हो वह हमें इंश्योर करना है। जरूरत है कि जो केसेस जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो उनको स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कोशिश करें ताकि पेशेंट को टाइम पर एडमिशन मिल सके। इसके लिए हमने स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट के तहत एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करे जहां पर की अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स उसको डिस्प्ले किया जाए ताकि लोगों में एक अननेसेसरी भय का वातावरण पैदा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस क्रिएट किया जाए जिससे कि हॉस्पिटल में बेड उनको मिल सके। साथ ही जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट मिलकर बेस्ड ऑन द केसेस ट्रेजेक्ट्री किस टाइप के केसेस आ रहे हैं, कितनी तादाद में केसेस आ रहे हैं, उसको देखते हुए जरूरत पड़े तो एडिशनल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के बेड्स को कोविड डेडिकेटेड बेड्स में कन्वर्ट करे और अधिक जरूरत हो तो मेकशिफ्ट टेम्परेरी हॉस्पिटल्स भी बनाकर इंश्योर करे कि जिन लोगों को बेड्स की जरूरत है उनको हम समय पर बेड दिला पाएं। जरूरी है कि हम नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को 100% फॉलो करें। आज आप लोगों की नॉलेज में भी है कि कहीं जगह पर ऑक्सीजन और इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी वाली हमारी दवाइयां हैं जैसे कि रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब, जो कि लिमिटेड सप्लाई में देश में अवेलेबल है क्योंकि हमने देखा कि एक सडन सर्च केसेस में आया है। तो वाइल एक स्थाई पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी सप्लाई बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरा जरूरत है कि अननेसेसरी ड्रग प्रेस्क्रिप्शन ना हो। तो हम एक आप लोगों के द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि काइंडली इंश्योर करें जिसको ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो उसको ऑक्सीजन दी जाए, जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो उतनी ही ऑक्सीजन दी जाए। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशनल थेरेपीज हैं उनको उनके नॉर्म्स के हिसाब से, क्लिनिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से ही प्रेस्क्राइब किया जाए। यह भय का वातावरण क्रिएट ना हो कि अगर मुझे रेमडेसिविर या टोसिलिजुमाब नहीं मिलेगी तो मेरे पर्टिकुलर पेशेंट को खतरा ज्यादा है। साथ ही हम इससे संबंधित एक और बात आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जिस तरह से रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब हैं, हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्लियरली आइडेंटिफाई करता है सिमिलरली प्लेस्ड मेडिसिन जो कि इससे चीपर हैं, जो वाइडली अवेलेबल हैं और उन सबको भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा प्रेस्क्राइब करना चाहिए ताकि लोगों में एक जो भय का वातावरण है वह कम हो सके और साथ ही इफेक्टिव एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे पाएं। इस विषय में डॉक्टर गुलेरिया आपको और डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ जब हम अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की बात करें, एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसलिए जरूरी है कि अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो चाहे हम कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर समय समय पर अपग्रेड करते रहें, बट हमारे देश की जनसंख्या इतनी अधिक है कि हम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जब तक हमने अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया तब तक हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा किसी ना किसी लेवल पर स्ट्रेस पर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं इससे संबंधित आपको 2 स्टडीज भी हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप देखें कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुई है, उन्होंने पाया है कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, तो उन्होंने देखा है कि एक आदमी अगर कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को फॉलो ना करे तो 30 दिन के अंदर वह 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम अपने बिहेवियर पैटर्न में कोविड को समझते हुए उससे संबंधित चर्या नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट हम अपनी फैमिली और अपने समाज को उस एक्सटेंट तक रिस्क में ले जाते हैं। अगर हम 50% फिजिकल एक्सपोजर अपना कम कर दें तो यह पाया गया है कि 406 लोगों के मुकाबले 15 के करीब लोग इन्फेक्ट होते हैं। और अगर हम अपना फिजिकल एक्सपोजर 75% कम कर दें तो एक इन्फेक्टेड आदमी इफेक्टिवली करीब 2.5 लोगों को ही 1 महीने बाद इन्फेक्ट कर पाएगा। आप लोगों के द्वारा हमारी सबसे विनती है कि इस एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें। तेव्हा कोरोना संक्रमण साखळी तोडणे आवश्यक असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात येत आहे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरळ राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सगळ्यात जास्त असल्याची माहिती आहे। आतापर्यंत 14.19 कोटी लोकांनी लस घेतल्याची देखील माहिती। त्यासोबतच गतवर्षीपेक्षा यावर्षी
संक्रमण वेगानं होत असल्याचं, जास्त होत असल्याचं सांगण्यात येत आहे। 82% रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ही पत्रकार परिषद घेतली। कोरोना संक्रमण साखळी तोडणं आवश्यक असल्याचं या पत्रकार परिषदेत नमूद करण्यात आलं।